चलिए, आज हम लोग ना व्याकरण शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण आज तक शुरू करते हैं क्योंकि व्याकरण से ना लगभग 55 नंबर का आपको पूछा जाएगा। किसमें? 10th के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाषा। तो ये भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, संकेत करके या लिखकर सामने वाले को अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करता है या बताने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है या समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। समझे? अब कहने का मतलब, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बुर्बक टाइप का हो, मतलब वो पढ़ा लिखा ना हो, अब जाके उसके सामने हम इंग्लिश में बात करने लगे, वह समझेगा? नहीं समझेगा। अगर कोई हम चले गए, यहाँ कोई भोजपुरी बोल रहा हो, कोई चला गया तमिलनाडु में, तमिल भाषा बोलना है, तमिल लोग वहां की तमिल भाषा सुनते हैं, और वहां पे जाके भोजपुरी बोलेगा, उसको भोजपुरी समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब आदान भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को समझे तो ही भाषा है। ठीक है, भाषा तो मूल रूप से कई प्रकार के होते हैं। अब आते हैं, कैसे कह सकते हैं, दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, वही भाषा कहलाता है। मतलब कह रहा है दूसरों को हम समझा सके, और दूसरा अगर समझ नहीं पा रहा है तो आपके लिए वो भाषा किसी काम का नहीं है। कह रहा है अगला शब्द, भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त प्रणाली को कहते हैं। सार्थक व्यक्त प्रणाली को कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई भाषा जो होता है ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मौखिक भाषा, एक होता है आपका सांकेतिक भाषा, एक होता है आपका लिखित भाषा। ठीक है, भाषा आपका 3 प्रकार का होता है। एक भाषा होता है आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा है जिसको हम बोलकर सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं या अपनी बातें को रखते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, कह रहा है यह भाषा जो मुंह से बोलकर हम सामने वाले से बात करते हैं या अपने विचारों को रखते हैं, वही क्या है? आपका मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा, जिसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं या सामने वाले को समझाते की कोशिश करते हैं, वह लिखित भाषा है। एक होता है सांकेतिक भाषा, जो खास करके संकेत, इशारा करके बताया जाता है। जैसे सुने होंगे लोकती में आंख मारना। आंख मारने का अर्थ क्या होता है? इशारा देना। ठीक है, कोई आंख मारा तो उसे समझ जाते कि इशारा देना होता है। कोई ऐसे बोल दिया, इशारा दे रहा है कि यहाँ से वहां चलना है। कोई बोला रुकने के लिए, ऐसे बोल दिया कि बस रुक जाओ, तो उसे समझ जाते हैं हम लोग कि हाँ, सामने वाला हमें रुकने की बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है। तो ये होता है आपका सांकेतिक भाषा। लेकिन जो सबसे अच्छा भाषा जो होता है ना, वह भाषा आपको लिखित भाषा को बोला गया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मुंह से बोली गई बात ना बाद में बदला जा सकता है। इंसान अक्सर बदल जाते हैं। अभी खास करके ऐसे देखोगे कि पंचायत में या फिर वकील कोर्ट में ऐसी बातें हमेशा, या अभी नेता, अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी राजनीतिक में आने के बाद नेता लोग बहुत तरह की बात रखते हैं, अपनी बात को बहुत तरह से रखेंगे, और बाद में जब इलेक्शन हो जाएंगे, वह अगर पद जीत लिए, हासिल हो गए, विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद वो अपनी बात को भूल जाते हैं कि हमने जनता के साथ क्या क्या वादा किया था। तो वो होता है मौखिक भाषा, जिसको बार बार जिसको लोग बदल जाते हैं, बोलकर बदल जाए। लेकिन लिखित भाषा होता है, ये सबसे अच्छा भाषा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ना एक साबूत के तौर पर रखा जाता है। यह क्या है? एक साबूत के तौर पर रखा जाता है। जब एक बार इसको आप लिख दिए तो आपको जिंदगी भर के लिए वो रह जाएगा। जैसे जमीन कोई लिख लेता है तो क्या करता है, वह लिख कर लेता है, लिखवाता है,
ताकि हमें ना एक ठोस साबूत रहे, जब भी हमें जब जरूरत पड़े तो उसको हम सामने पेश कर सके, हम सामने लोगों को दिखा सके। ठीक है, तो सबसे अच्छा भाषा हमें लिखित भाषा को माना गया है। एक होता है सांकेतिक भाषा, जिसको इशारा से व्यक्त किया जाता है, आपको हमने बता दिया। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, फिर इसको देखेंगे। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है इसमें मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मौखिक भाषा या भाषा का अस्थायी रूप है। क्या है? अस्थायी रूप है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको ना लोग अक्सर बदल जाते हैं। अभी कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ और बोलेंगे, बाद में कुछ और बोलेंगे, इसलिए इसको अस्थायी भाषा बोला गया। दूसरा है, उचित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। उचित होने के साथ ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब अपनी बात को रखते हैं उसके बाद इसको हम स्टॉप कर देते हैं, रुक देते हैं बात को। जैसे हम किसी को बोल दिए कि आज विद्यालय जाना है, बात को खत्म। जब तक आगे कोई बात को नहीं बोलेगा, फिर हम अपनी बात को नहीं बोलेंगे। फिर अगर कुछ वर्ड बोल दिए, जब अगला जवाब उसका दे दिया, फिर अपनी बात को रखेंगे, या न था अपनी बात को फिर नहीं रखेंगे। इसलिए बोलते हैं, जब हम अपना वाक को रख देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको समाप्त कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है, इसको बोलने के लिए हमें वक्ता एवं श्रोता दोनों का होना जरूरी है। ये अकेले में नहीं बोल सकते हैं। अगर सामने कोई व्यक्ति है तभी हम बोल सकते हैं। जैसे सामने कैमरा है तो हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये कैमरा नहीं रहता तो हमें बोलने का कोई फायदा नहीं होता। अगर सामने कोई व्यक्ति ना होता तो उसके सामने फिर बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो तभी यूज होता है जब सामने कोई सुनने वाला हो, मतलब इसको हम बोलते हैं जब कोई श्रोता हो, सुनने वाला व्यक्ति हो, तभी जाकर हम बोलेंगे, या अन्यथा नहीं बोल पाएंगे। आगे है, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है, क्योंकि हम अपनी बात बोल कर रखते हैं, अपनी ध्वनि से बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। इसका मूल रूप से आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। जैसे हमारे शरीर की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे ही मौखिक भाषा में आधारभूत इकाई उसकी ध्वनि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गई। अब है लिखित भाषा। ये जो होता है लिखित भाषा, या भाषा अस्थायी रूप है, या भाषा का क्या है? अस्थायी रूप है। अब जस्ट हम आपने वो बोला है, इस भाषा को एक बार अगर लिख दिए तो इसको फिर हम पलटी नहीं मार सकते। एक बार अगर हो गया सो हो गया, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये अस्थायी रूप है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अंतकाल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम कहीं पर लिख कर उसको डायरी में रखकर या उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़े उसको हम निकाल कर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आज से लगभग 50 वर्ष पहले किसी ने जमीन लिया, उसका कागज आज भी लोग लेकर रखता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? आपको यह अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। जितना टाइम तक चाहे इसको हम उसको छुपाकर या कहीं सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, जैसे उसको चूहा ना काटे, और कहीं सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। अगला कह रहा है, यह रूप एक अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता सामने हो या न हो। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति सुनने वाला ना हो फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यह लिखना है। लिखकर हम छोड़ देंगे, कोई व्यक्ति आकर उसको पढ़ेगा, या फिर उसको कहीं छुपा कर रख सकते हैं, या कहीं भी उसको रख सकते हैं। इसमें श्रोता का होना जरूरी नहीं समझा गया, ठीक है। अगला है, इस रूप को आधारभूत इकाई वर्ण है। वर्ण मतलब शब्द है, ठीक है। क्या है? शब्द है। हम शब्द को अच्छी तरह से सजा सजा के वाक बना के उसको लिखते हैं और उसको रख देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भी क्या है? एक अस्थायी भाषा माना गया है, ठीक है। सांकेतिक भाषा को भी एक अस्थायी बोली भाषा माना गया है, जिसको सामने वाले से हम क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। खास करके जो गूंगा होता है वो क्या करता है? अपनी बात को संकेत में रखता है, संकेती इशारा पर रखता है या कुछ कहता है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय भाषा। देख गया है राष्ट्रभाषा क्या है, ठीक है।
जो देश में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा जो होती है वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाता है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसमें लगभग 70 से 75% लोग क्या करते हैं, इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है राजकीय भाषा जो राज्य के अंदर बोला जाता है। जैसे गुजरात में गुजराती बोला जाता है, वो हो गया आपका गुजराती। उसके बाद हो गया आपका कि मेघालय में, उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल में क्या है, बंगला बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। तो ये सब आप सबका भाषा है, वह भाषा को हम क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक होता है क्षेत्रीय भाषा जो अपने आसपास जो बात को रखते हैं, जिस ढंग से बोलते हैं, वो उसका जो भाषा होता है वो आपका राजकीय भाषा होता है, सॉरी क्षेत्रीय भाषा होता है। जैसे हम लोग का क्षेत्रीय भाषा वर्जिका है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं जैसे अवैछी जायछी जिस तरह से बोलते हैं, इस तरह से हम अपनी बात को रखते हैं। जैसे बिहार में तरह तरह की जगह पर आपको तरह तरह की भाषा देखने को मिल जाता है, कहीं बर्जिका मिलेगा, कहीं मैथिली मिलता है, कहीं भोजपुरी मिलता है, समझे। तो हर जगह की भाषा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं लिपियां। देखिए बेटा होता क्या है, लिपियां जो होता है मुख्य रूप होता है। जैसे आप हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली को क्या देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब आपका रोमन हो जाएगा। उर्दू के लिए फारसी हो जाएगा, आपके लिए पंजाबी के लिए गुरुमुखी हो जाता है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें आपको भाई, क्योंकि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली ये आपका देवनागरी होता है उसकी लिपि, और रोमन होता है अंग्रेजी का, फ्रेंच का आपका होगा, जर्मन का हो गया। अब उसका पंजाबी गुरुमुखी होता है, उर्दू, अरबी और फारसी इसका लिपि अरबी फारसी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको याद कर लेना होगा, इसमें से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अक्सर आपको जब कॉपी भरना होगा वहां पे लिपि लिखना पड़ेगा, तो आपको लिपि लिखना होगा। अगर संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको लिखना होगा लिपि। जैसे लिपि अगर हिंदी हो, संस्कृत हो, तो यहाँ पर देवनागरी रखेंगे। अगर इंग्लिश हो तो वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, रोमन रखेंगे। ठीक है, अगर उर्दू देना हो तो वहां पे हम लोग फारसी रखेंगे। अब आते हैं, आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि, देखो देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली में कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचता है। प्राचीन नगरी के दो मुख्य विकसित हुई, पश्चिमी तथा पूर्वी, इन दोनों रूपों को विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ है। पश्चिम प्राचीन देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री और नगरी, ये सब आपके लेकर आपको देवनागरी का रूप दिया, और उसके बाद क्या हुआ, देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये सब कहां से हुआ, ब्राह्मणी से हुआ था। कहां से हुआ, ब्राह्मणी से हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। मातृभाषा, ये हमने बता दिया आपको, मातृभाषा बता दिया, राज्य भाषा बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैसी भाषा जो पूरे देश में बोला जा सके, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। जैसे हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, जिसे पूरे दुनिया में बोला जाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब वर्ण पर चलते हैं। देखिए वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, सब चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, मतलब जिसको खंडित हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे क, च, प, ट, त, ये सब जितने हैं वो आपका वर्ण है। वर्णों की संख्या 52 होती है। कितना होता है, 52 होता है। वर्णों की संख्या आपको 52 होता है, जिसमें और जैसे हो गया आपका वर्ण क, ख, ग, प, च, मतलब कहने का मतलब आपका जितने भी अक्षर होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, जिसकी कुल संख्या आपको 52 होती है। कितना होती है, 52 होती है। अब आपका आ गया वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है,
इसमें से प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, बाकी सब भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला देखने को मिलेगी। जैसे अंग्रेजी है तो उसका एबीसीडी कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन, ठीक है। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अ आ ई उ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वर, जिसकी कुल संख्या 11 होती है। कितनी संख्या होती है? 11। इसमें कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। 16 स्वर होते हैं, जिसमें अ आ ई जो है आपका अ तक आपका हो गया 11, एक 12 हो गया, तिरी तिरी लि ये आपका हो जाता है 4, टोटल हो जाता है 16। लेकिन कहीं कहीं आपको इसको देखने को मिलेगा कि वर्णों की संख्या 11 अक्सर देखने को मिलता है कि वर्णों की संख्या की स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है। जैसे इंग्लिश में स्वरों की संख्या, वोवेल की संख्या आपको 5 देखने को मिलती है, यहाँ पे कहीं 11 लिख देता है, कहीं पे 16 लिख देता है, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन पर, इसमें चलते हैं स्वर के रूप में। स्वर जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। तो समझो भाई कि मूल स्वर होता क्या है। तो मूल स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, कम समय लगता है। और संयुक्त स्वर ऐसे कहते हैं जो 2 स्वर से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त स्वर कहते हैं, मतलब मिला हुआ स्वर कहते हैं। जैसे समझ जाओ, मूल स्वर हो गया अ आ ई उ ए ओ। अब संयुक्त स्वर में ए, इसमें क्या किया? अ और ए को जोड़ दिया, दोनों से मिलकर, मतलब ए भी स्वर है और ए भी स्वर है, दोनों स्वर मिलकर ए बनाया। और देखो अ और ओ को जोड़कर ओ बना दिया। हमने जस्ट बताया कि 2 स्वर को मिलकर एक जो स्वर बनता है वह क्या कहलाता है? आपका संयुक्त स्वर कहलाता है, ठीक है। और जो सिर्फ स्वर है वही स्वर कहलाता है, जिसको बोलते हैं मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। अब आ गया मूल स्वर को 3 भेद होते हैं, हर्षव, दीर्घ, अपलुत स्वर, ठीक है। अब आते हैं हर्षव स्वर, जिसको ऐसे बोलते हैं सिंपल भाषा में, जिसको बोलने में कम समय लगता है, उसे हर्षव स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरा बोलते हैं वे स्वर जिनको उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगता है, हर्षव स्वर से 2 गुना का समय लगता है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। एक है प्लुत स्वर, वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं। कहने का मतलब हर्षव स्वर में एकदम थोड़ा सा समय लगता है, उससे दुगुना अगर लगे तो दीर्घ कहलाएगा, उससे अगर फिर ज्यादा समय लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं व्यंजन में। और व्यंजन जो होता है, हमने बोला कि जिस वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उससे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क अह, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ये सब आपका क्या है? आपका व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है व्यंजन को, अब बात है कि हम जैसे क ख ग घ अंग लिखने जाएंगे, उससे बढ़िया है कि क्या लिख देंगे? क वर्ग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क वर्ग लिख देंगे। च से ज को लिखने की जगह पर हम च वर्ग लिख देंगे, ट वर्ग लिख देंगे, त वर्ग लिख देंगे और प वर्ग लिख देंगे। ये आपका क्या होता है? सब आपका व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना, ठीक है। कह रहा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करता है, छूता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहता है। मतलब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो सीधा बोल सकते हो, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो जब हमारे वह किस शरीर के किसी भाग को छूता है तो क्या कहलाता है? आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। जैसे क ख ग का अंग, हमने क्या बोला? जस्ट इसकी संख्या 25 होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क्लियर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और त वर्ग,
ठीक है। जैसे क ख ग को कंठ से बोला जाता है, च छ ज को तालू से बोला जाएगा, ट ठ ड को मुंठा से, और त थ द को दांतों से, और प ह व को होठों से बोला जाता है। ये इसमें याद कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। खास करके इसी में से पूछा जाएगा कि आपका च का उच्चारण किससे होता है, ट का उच्चारण किससे होता है, प का उच्चारण किससे होता है। ये सब प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है और हर जगह मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कह रहा है अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर। अंतस्थ का होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मुंह के भीतर ही रह जाए, बाहर ना आए, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होती है, जो होता है य, र, ल और व। ठीक है। अब आते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जिस वर्णों का उच्चारण के समय हवा मुंह से विभिन्न भागों से टकराते हुए सांस में गर्मी पैदा कर दे, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ज्यादा ऊर्जा निकले, वही आपका क्या है, उष्ण व्यंजन है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, उष्ण व्यंजन कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं देखिए, एक है अल्पप्राण और एक दे दिया महाप्राण। ठीक है। तो याद रखना, किसी भी वर्णमाला का जैसे पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है, वो वर्ण जो होता है, वो आपका कहलाता है, आपका अल्पप्राण कहलाता है। जैसे देखिए, हमने लिखा क, ख, ग, घ, अंग। तो क, ग और अंग जो आपका हो गया, ये आपका अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे च, छ, ज, झ, य में य, ज और च जो हुआ आपका अल्प प्राण है। कहने का मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। महाप्राण में आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग फिर चलते इस पर चर्चा करते हैं। एक है घोष, एक है अघोष। इसको भी समझ जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए बात को, बात समझते हैं। किसी भी व्यंजन का क्या होता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, उसके अलावा तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और तलाब्य स। तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंती स जो होता है वो आपका कहलाता है अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। फिर से बात को समझिए, किसी व्यंजन का पहला और दूसरा मतलब क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, उसके अलावा प, फ, उसके अलावा आपका हो जाएगा तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स। ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल आपका अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद होता है घोष, ये कहलाएगा अघोष। बाकी जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा, घोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। क्लियर। अब आते हैं ये सब आपका हो गया, घोष अघोष भी क्लियर हो गई। अब आगे फिर हम लोग देखेंगे नए वीडियो में। ठीक है। तो व्याकरण हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, 8 से 10 दिनों में व्याकरण खत्म कर देना है हम लोग को। ठीक है। चलिए।